30,000 रुपीज से दो ग्रेजुएट्स ने 2,450 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। ये कोई बर्गर या पिज्जा ब्रांड नहीं है, बल्कि हम सब लोगों का फेवरेट स्ट्रीट फूड मोमोज है, जो 2024 में मैकडॉनल्ड, KFC और बर्गर किंग को पीछे छोड़ते हुए भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR ब्रांड है वाव मोमो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक स्ट्रीट फूड को कैसे वाव मोमो ने भारत की 35 सिटीज और अब ग्लोबली पहुंचा रहा है। चलो जानते हैं इस वीडियो में। एक दिन में 2,000 रुपीज से जो आज वाव मोमो 1.5 करोड़ रुपीज अर्न कर रहा है, वो भी पता है उनके कॉलेज के बाहर एक आंटी से मिलने से। लेकिन कैसे? ऐसा करते थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब सागर देरयानी और विनोद कुमार दोनों सेंट जेवियर कॉलेज में डिग्री कर रहे थे। जब उनके दोस्तों के प्लान ये होते थे कि हमें मैथ अच्छे से आता है तो हम कैट का एग्जाम दे देंगे या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेंगे। उनके माइंड में होता था कि ना तो हमें जॉब करनी है, ना कैट का एग्जाम देना है, तो करे क्या। तभी उन्होंने ना अपने कॉलेज के बाहर एक बड़ी भीड़ देखी, जिसमें एक आंटी ना मोमोज का ठेला लगाती थी। लिटरली वो मोमोज इतने टेस्टी होते थे कि 2-3 घंटे में पूरा ठेला खाली हो जाता था। ऐसा होते हुए देखना सागर और विनोद ने सोचा कि जब बर्गर और पिज्जा के आउटलेट्स हैं तो मोमोज के साथ कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्यों ना हम करें। तो ऐसे शुरू हुआ था 2008 में वाव मोमो का सफर, जिसमें ना सबसे पहले सागर ने अपने पिताजी से 30,000 रुपीज लिए और उससे ना ग्रोसरी के पास 200 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी, वहां पर मोमोज बनाने चालू किए और उसको बेचना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके जैसे उनके पास ना कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो उससे ना स्पेंसर, जैसे बिग बाजार एक रिटेल स्टोर है ना, वैसे ना कलकत्ता में स्पेंसर एक रिटेल स्टोर है, वहां पर एक आउटलेट खोला। लेकिन शुरुआत की कहानी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों को हर रोज 5:30 बजे उठकर मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स, चिकन लाना होता था। फिर इससे वो स्टफिंग तैयार करते, मोमोज बनाते और अपने आउटलेट तक पहुंचाते थे। और उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मार्केटिंग कर सकें। लेकिन एक बार दोनों फाउंडर्स ने ना अपनी टी-शर्ट पर कुछ ऐसा किया जिसने ऐसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया कि कंपनी की सेल एक महीने की 2,000 रुपीज से सीधा 53,000 रुपीज तक पहुंच गई। अब वो है क्या, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर धीरे धीरे करके कंपनी ने प्रोग्रेस की और आज उनकी प्रेजेंस 80 से ज्यादा कंट्रीज पे है। ऐसे नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन 2017 में 300 करोड़ से आज 2,400 करोड़ की है। चलो समझते हैं कि कैसे वाव मोमो KFC, मैकडॉनल्ड और डोमिनोज को बीट कर रहा है इन 4 कारणों से। नंबर 1, बिजनेस मॉडल। जितना भी आपने QSR ब्रांड के बारे में सुना होगा, वहां पर एक कॉमन वर्ड जरूर सुना है, फ्रेंचाइजी, कि यहाँ पर तो इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी है। लेकिन वाव मोमो ने कुछ अलग किया। उन्होंने चुना कोको से मेरा मतलब कोको पाउडर नहीं, बल्कि कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें क्या होता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस के कई प्रोसेसेस को खुद कंट्रोल करती है, जैसे रॉ मटेरियल्स लाना, मोमोज प्रिपेयर करने, फिर उनको आउटलेट्स तक पहुंचाना। उदाहरण के तौर पर मान लो ना, कंपनी ने मुंबई में 2 आउटलेट्स खोले। अब सबसे पहले ना उस सिटी में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, जहां पर मोमोज प्रिपेयर होंगे, फिर उनको 4 ट्रक्स के थ्रू दोनों ही आउटलेट्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इससे होगा क्या? क्योंकि फ्रेंचाइजी से भी कंपनी को रॉयल्टी आ रही है, वो खुद के स्टोर्स को ओन करने पे रॉयल्टी मिलती है। तो फर्क क्या है? फर्क आता है ब्रांड इंटेग्रिटी में। क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि फ्रेंचाइजी ओनर क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए ना चीप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बार जो लापिनोस पिज्जा के फाउंडर थे, वो फ्रेंचाइजी विजिट के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जो उनका फ्रेंचाइजी ओनर है वो चीप सॉसेस और चीप मैदा का इस्तेमाल कर रहा है। अब वाव मोमो के फाउंडर ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो है वो 90% अनऑर्गेनाइज्ड है, मुश्किल से 5-10% ही ऑर्गेनाइज्ड है। इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए और ब्रांड इंटेग्रिटी के लिए वो अपने बिजनेस के सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से ना ये फैक्टर कंपनी के लिए एक स्ट्रैटेजी बन गया, जो कि उनको दूसरे QSR ब्रांड के बीच में एक की डिफरेंशिएटर दिखाता है। नंबर 2, प्राइसिंग। अब ये सवाल ना बहुत लोगों के माइंड में आता होगा कि जब मोमोज की प्लेट स्ट्रीट पे 20 से 50 रुपीज की मिल रही है, तो क्यों वाव मोमो पर प्लेट का 200 रुपीज चार्ज कर रहा है। तो देखो, वाव मोमो ने बेशक शुरुआत स्ट्रीट से की है, लेकिन वो अब स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कम्पीट कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी टारगेटेड ऑडियंस वो है जो मॉल्स में आते हैं और हाइजीन के लिए थोड़ा सा पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार है। इसलिए प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अब वाव मोमो ना सब प्रीमियम कैटेगरी में आता है। मतलब ये कि फूड कैटेगरी जो है वो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ना 4 तरीके की होती है: मास, इकोनॉमी, सब प्रीमियम, प्रीमियम। मास में आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, जिनका प्राइस 20 से 50 रुपीज में होता है। फिर आते हैं इकोनॉमी, जिनका प्राइस 50 से 150 रुपीज में होता है, जैसे चाय पॉइंट।
फिर आती है सब प्रीमियम, इसमें सारे QSR ब्रांड आ जाते हैं जैसे डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट, जिनका प्राइस 150 से 450 रुपीज़ में होता है। लास्ट आती है प्रीमियम कैटेगरी, जिनका प्राइस 450 से ज़्यादा होता है, जैसे स्टारबक्स, टाको बेल। इसलिए अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों कंपनी की ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस जेन ज़ी है। नंबर 3, कलर साइकोलॉजी मार्केटिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे कलर का प्रभाव ना हमारे मूड पर पड़ता है। जैसे कोका कोला का जो रेड कलर है वो अटेंशन, एक्शन और पैशन की फीलिंग्स लाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि उनके ज़्यादातर ऐड जो है वो इमोशनल कनेक्शन पर होती है। इसीलिए ना फिर वाओ मोमो ने भी अपने ब्रांड के लिए ब्राइट येलो कलर चूज किया है, जो साइकोलॉजिकली ना हमारे अंदर हंगर की फीलिंग पैदा करता है। इसलिए जिन लोगों को नहीं पता, कंपनी के लिए ना अपने ब्रांड के लिए सही कलर और डिजाइनिंग करना भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इनफैक्ट कंपनी ने ना अपनी जो ब्रांड की येलो टी-शर्ट है उसका कस्टमर के अमंग स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड करने के लिए ना काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्टंट किया। जैसे एक बार ना उन्होंने पुरी में जितने भी बीच वेंडर्स थे उनको अप्रॉक्सीमेट 200 अम्ब्रेलास दिए जिस पर वाओ मोमो प्रिंट हुआ था। अब उसने ऐसे कस्टमर की अटेंशन ग्रैब की कि कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और जो आज के जेन ज़ी का सोशल मीडिया पर सिचुएशनशिप चलता है उनके लिए ये एंटरटेनिंग कंटेंट पब्लिश किया। ऐसे नहीं कंपनी के सोशल मीडिया पर लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 4, कैटेगरी एक्सपेंशन। इस पैरामीटर से ना कंपनी KFC, मैकडॉनल्ड्स और रेबल फूड को बड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि वाओ मोमो के पास जैसे मोमोज में वैरायटी है वैसे उनके बिजनेस में भी वैरायटी है, क्योंकि वाओ मोमो के पास 3 और ब्रांड्स हैं, वाओ चिकन, वाओ चाइना और अभी रिसेंटली लॉन्च किया वाओ कुल्फी। अब मेरा सब लोगों से सवाल है कि आपको क्या लगता है कि वाओ मोमो को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन तीनों ब्रांड में से किससे आता होगा? जितना आपने सोचा है वाओ मोमो उससे नहीं, बल्कि इस साल उनके 55% सेल वाओ चिकन से आई है। अब इसका भी बहुत बड़ा कारण है फूड डिलीवरी कंपनी, क्योंकि ना कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आउटलेट्स पे सेल नहीं करती, बल्कि जोमेटो और स्विगी पर भी रिलायंट है डोमिनोज की तरह। वो बात अलग है कि डोमिनोज के बाद खुद की फूड डिलीवरी की सर्विस है। बेशक वाओ मोमो अगले 2 सालों में IPO लाने के सपने देख रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम ना उनकी ग्रोथ में काफी बड़ी रुकावट ला सकती है, स्लो डाउन इन कंजप्शन। इस साल ना आप कोई भी ब्रांड देख लो, KFC, पिज्जा हट, स्टारबक्स, हर एक कंपनी की सेल ना कम हुई है। इतना ही नहीं बल्कि उनके मार्जिन भी कम हुए हैं। कारण जितना सुनने में सिंपल लग रहा है ना उतना ही ज्यादा गहरा है, डाइन-इन। क्योंकि ना पहले क्या होता था, हर QSR कंपनी के आराम से 14 से 15% की सेल हो जाया करती थी, लेकिन फूड डिलीवरी कंपनीज की वजह से ना वही सेल का नंबर 7 से 9% तक आ चुका है। अब खुद सोचिए कि जब आपको जोमेटो और स्विगी पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कंपनीज की इतनी वैरायटी मिल रही है और वो भी खुद फूड आपके घर पे डिलीवर होगा, तो आप क्यों QSR ब्रांड में डाइन इन करोगी? इसीलिए ना 2025 में हर QSR ब्रांड का यही फोकस है कि हम डाइन इन से ज्यादा फूड डिलीवरी के ऑप्शंस लेकर आए। इनफैक्ट वाओ मोमो भी खुद की फूड डिलीवरी की सर्विस लेकर आ रहा है, वाओ ईट्स। इनफैक्ट उसकी जोमेटो और स्विगी पर भी प्रेजेंस है। अब आपके क्या थॉट्स हैं इस पे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।